हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग। पहली बात तो सॉरी आप लोगों को। एक्चुअली 3 दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। रीजन मैंने बताया था, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इस टाइम शॉपिंग में, क्योंकि इसी जो है 8 और 10 को यानी कि हमारे यहाँ जो है कार्यक्रम है, यानी भाई की शादी है। मैंने आपको बताया था, पीछे आप जो लगेज वगैरह देख रहे हैं सब वही है। अगर आप कहेंगे तो पूरा व्लॉग मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एक लेडी पूछती है अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो, कि क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। यानी कि जब भी वो जाती है डॉक्टर के पास तो उसका एक ये पेट क्वेश्चन होता ही होता है कि मैम मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी। तो इसका आंसर वैसे तो पूरी थ्रू आउट जर्नी पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, नॉर्मल है, कैसी प्रेगनेंसी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप घर पे खुद घर बैठे जान सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कैसे जाएगी लास्ट में, यानी कि वो नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट होगी या फिर सिजेरियन में होगी। तो पूरा एक एक पॉइंट बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि आप खुद ही समझ जाएंगी कि आप अपने बेबी को किस तरीके से लेकर आएंगे इस दुनिया में, सिजेरियन या फिर नॉर्मल। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर नॉर्मल डिलीवरी, सबसे ज्यादा जिसे एक तरह से कह लीजिए कि वो डिपेंड किस पे होती है, हालांकि वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड होती है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। लेकिन अगर बात किया जाए सबसे फर्स्ट पॉइंट की, वो होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड, यानी बेबी के आसपास जो पानी है वो कैसा है। ये डिपेंड करता है कि उसका जन्म कैसा होगा, नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। अगर मान लीजिए बेबी के आसपास का पानी बहुत ही ज्यादा कम है, अगर थोड़ा बहुत कम है तब तो डॉक्टर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम है, लगभग सूख सा गया है या काफी कम है, तो उस समय डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं, वो सिजेरियन ही करते हैं। क्योंकि उसके पीछे रीजन ये होता है कि बेबी जो है, अगर पानी कम होता है, एमनियोटिक फ्लूइड यानी बेबी के आसपास का पानी कम होगा तो बेबी खिसक नहीं पाता है, और जब खिसक नहीं पाएगा तो वो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज ये है कि बेबी की जो जिसे बोलते हैं सांसें हैं, वो एक तरह से कह लीजिए रुकने लगती हैं, क्योंकि बेबी को प्रेशर लगाना पड़ता है। मदर भी उस समय जो है टेंशन में आ जाती है, स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा मदर का होता ही है एट दैट टाइम। तो इस वजह से जो है एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, तो जी हाँ, आपको पता चलेगा जब आप अल्ट्रासाउंड करवा कर आती हैं तो उस अल्ट्रासाउंड में आपके एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लिखी होती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको किसी दिन बता भी दूंगी कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं, पूरा फ्रॉम 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक की रिपोर्ट को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लिखी हुई होती है। तो अगर वो कम है तो पहली बात तो, अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी नहीं पहुंची है, लेट प्रेगनेंसी में यानी कि 8-9 मंथ में नहीं है, तो आप अभी से ही अपना वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा कर दीजिए, वाटरी चीजें लेना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि लिक्विड चीजें लेना स्टार्ट कीजिए। हालांकि ये 100% इफेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी मात्रा सही हो जाएगी। तो पहला तो केस आपका ये बनता है। दूसरी चीज जो बनती है, जो कि मदर के ऊपर होती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कि मदर का बीपी। अगर मदर का बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो उसका बीपी बहुत लो हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, एंड ये फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो भी डॉक्टर सिजेरियन ही ऑप्ट करते हैं। ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी कितनी भी नॉर्मल रही हो, आपके बेबी का वेट, सब कुछ ओवरऑल सारी चीजें अगर नॉर्मल हो, बेबी के अंदर कॉर्ड भी नहीं फंसी हो, यानी कि जो नाल वो फंसा लेता है वो, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि सब कुछ अगर नॉर्मल है, उसके बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी सिजेरियन हो सकती है अगर बीपी नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए आप आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये सोच सोच कर कि मैं क्या करूं, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, जो भी होगा, मेन एम है बेबी को बाहर ले आना एक सक्सेसफुल तरीके से, उसको हेल्दी तरीके से। इस पे फोकस नहीं करना है कैसे आएगा, आना है ये फोकस करना है बस। तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका संतुलन, हार्मोन्स बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और फिर लास्ट में वही रीजन होता है कि वो सारी चीजें, स्ट्रेस वो बेबी तक भी जाने लगता है। और कई बार क्या होता है, बेबी पेट में ही पॉटी भी कर देता है मदर के, यानी कहने का मतलब यह है कि आपने सुना भी होगा कि बेबी ने पॉटी कर दिया है। तो इस वजह से भी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपना बीपी जो है बहुत ही अच्छा रखना है, उसको
मतलब वो तो आप कंट्रोल करिए उसको, वो आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर सकती हैं। उसके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, उसको हम किसी अदर वीडियो में डील करेंगे। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एमनियोटिक फ्लूइड, दूसरा हो गया आपका बेबी, यानी कि सॉरी बेबी नहीं मतलब बीपी। बीपी क्या है आपका। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड केस ये है कि आपका बेबी भी हेल्दी है, सब कुछ हेल्दी है, लेकिन अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है या फिर जहां से जिस पाथ से, यानी कि एक तरह से कह लिए जो पेल्विक एरिया होता है जहां से बेबी को बाहर आना है, अगर वहां पर कोई फाइब्रॉइड है कि मतलब रास्ता ही नहीं मिल पा रहा बेबी को, उसी जगह पर फाइब्रॉइड कोई पड़ा हुआ है, तो भी डॉक्टर आपका नॉर्मल नहीं कर सकते। और ये सब आप घर बैठे पता लगा सकती हैं क्योंकि ये सारी चीजें रिपोर्ट्स में ही दिख जाती हैं। तो इसीलिए आप खुद ही जान सकती हैं कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। बाकी 1-2% की बात करें तो वो तो अटेंडम में कोई केस फंस गया, कुछ हो गया तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई फाइब्रॉइड है तो भी आपका डिलीवरी डॉक्टर नॉर्मल नहीं कराने की सलाह देते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ये हो गई तीसरा। अगर चौथे पॉइंट की बात करें, 4 पॉइंट ये होता है कि कई मैक्सिमम महिलाओं में जो रास्ता होता है, यानी कि पेल्विक जो रास्ता होता है जहां से बेबी बाहर आता है, विजाइना, पेल्विक से लेकर विजाइना तक का जो रास्ता होता है, एक तरह से कह लीजिए जिसे आप एक गर्भनाल कह सकते हो, बाहर आता है जिस पास के थ्रू, वो थ्रू जो है वो पास जो है कई बार बहुत छोटा होता है। हालांकि मैक्सिमम महिलाओं में ये जितना होना चाहिए उतना ही होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ 1% केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर ये पाथ ही छोटा पाया जाता है। तो अगर वो रास्ता छोटा है, यानी कि आपका पेल्विक एरिया छोटा है, तो भी जो है बेबी का हेड अच्छे से नहीं आएगा और डिलीवरी आपकी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो खुद ही आप ये सारी चीजें जान सकते हैं। और ये वाला पॉइंट आप कैसे जान सकती हैं, जब आप लास्ट में यानी आपका 8वां महीना लग जाता है, उस समय डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुलाती हैं और वो आपका नीचे से यानी कि वेजाइना के थ्रू टेस्ट करती हैं, चेकअप करती हैं, और उस समय वो यही सारी चीजें देखती हैं कि आपका पेल्विक एरिया का जो साइज है, शेप एंड साइज है, वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक होता है तो ही वो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सलाह देती हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो बेबी से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार जब वाटर लीक हो जाता है महिला का, या फिर कुछ और भी केसेस बन जाते हैं जिसमें मदर को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ऐसे काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बेबी का जो है वो ब्रेथ, यानी कि जिसे आप बोल सकते हो बेबी का जो हार्ट बीट है वो कम होने लगता है। तो जब बेबी का हार्ट बीट कम होने लगता है तो ऐसे में डॉक्टर कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं और वो इमीडिएट आपसे कहते हैं कि आप सिजेरियन करवा लीजिए। कई बार बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ भी होता है कि डॉक्टर पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, कोई सांस वास नहीं रुक रही है। जी नहीं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर बेबी में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है वो आपको नहीं पता चलेगा। वो एक मशीन होती है जो कि डॉक्टर आपके पेट पर यहाँ पर लगाते हैं, उससे बेबी की हार्ट बीट पता चलती रहती है। तो जब उनको वो हार्ट बीट कम समझ में आती है, उनको लगता है कि इसकी हार्ट बीट कम होती जा रही है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट बीट बेबी की कम होने लगती है, तो भी डॉक्टर आपको नॉर्मल की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि नॉर्मल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है नॉर्मल बेबी होने का वो थोड़ा लंबा होता है आपके सिजेरियन के थ्रू, और उतने टाइम में उतना टाइम देना बेबी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है कई बार। इसीलिए डॉक्टर जो है आपको सिजेरियन की सलाह देते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर नॉर्मल है जो मैं बताती जा रही हूं, तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। और अगर ये सारी का ऑप्शन मतलब इन सारे चीजों का आंसर यस है, यानी कि फाइब्रॉइड है या पेल्विक आपका एरिया छोटा है या फिर बेबी हार्ट बीट कमजोर हो रही है, इन सब का आंसर अगर यस है तो आपका सिजेरियन होगा। और इसका आंसर अगर नो है कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद बात करें कि कई बार महिलाओं में क्या होता है, वेजाइनल सेप्टम होता है, यानी कि एक दीवार नुमा संरचना होती है बीच में ही। तो उस टाइम भी डॉक्टर क्या करते हैं, बेबी को नॉर्मली ले आने के लिए, यानी कि नॉर्मल तरीके से, ये नॉर्मल वेजाइनल बर्थ के लिए मना करते हैं और सी सेक्शन के लिए ही कहते हैं। तो ये सारे जितने केसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ केसेस बनते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपको टेस्ट से ही पता चलेंगे। वो टेस्ट आपको अलग से नहीं करवाने पड़ेंगे, वो सारे टेस्ट ऑलरेडी डॉक्टर आपके करा ही रहे हैं, हो ही रहे हैं। आपका सोनोग्राफी होगा, आपका कलर डॉपलर होगा, इन सारे टेस्ट में जो है ना वो लिखकर ये सारी चीजें आती हैं। बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। और अगर आप इसका आंसर बार बार डॉक्टर के पास नहीं पूछ पा रही हैं, हेजिटेट हो रही हैं, या पूछने पे भी डॉक्टर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि
मैक्सिमम डॉक्टर फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली नहीं होते, जो बहुत ज्यादा नहीं बोलती हैं या नहीं, मतलब इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता है तो आप नहीं उतना पूछ पाती हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को देखकर, इन सारी रिपोर्ट्स को देखकर घर पर ही आप पता लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन डिलीवरी होगी। उसके बाद बात करें अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है कि कई बार क्या होता है, बेबी का हेड बहुत बड़ा होता है। हेड बहुत बड़ा का मतलब क्या है, कई बार बेबी का वेट ज्यादा होता है, यानी कि बेबी 4 kg का लगभग हो गया अगर, तो उस समय 4 kg या 4 kg से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ऐसे में मदर को प्रॉब्लम होती है और उसका जो वेजाइनल पास है, यानी कि जहां से बर्थ होता है, वो मतलब कि फटने का डर होता है और कई बार फट भी जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर वो एरिया फटे ना, कटे ना, आपका इंजरी ना हो, इसीलिए डॉक्टर वहां पर चीरा लगा देते हैं, जिसको कि आप छोटा ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी अभी भी जब डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो आपके विजाना के पास एक कट लगाते हैं वो, ताकि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाहती हैं कि नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, तो फिर आपको डॉक्टर यही ऑप्शन देंगे कि अगर आप पेट पे चीरा नहीं लगवाना चाह रही है, नहीं ऑपरेशन करवाना चाह रही है, तो फिर आप विजाना के पास एक कट लगता है उसको लगवाइए। तो क्या होगा, बेबी का जो हेड है वो इजीली बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद वहां पर डॉक्टर स्टिचेस लगा देती हैं। तो ये प्रोसीजर हो सकता है, इसमें भी आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं और अगर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो फिर डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए बोलेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है वो भी आप अपनी रिपोर्ट से ही देख सकती हैं। एक्चुअली ये रिपोर्ट चेंज होती रहती है, लेकिन लास्ट वाली जो रिपोर्ट है आपने उसको ही फॉलो करनी है। पहले कोई भी आपका केस रहा हो, कुछ भी रिपोर्ट में लिख के आ रहा हो, वो नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि चीजें प्रेगनेंसी में चेंज होती रहती हैं। जैसे प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है, एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा भी चेंज होती रहती है। तो जो सबसे लास्ट वाला है आपको वही रिपोर्ट देखनी है और उसी के थ्रू जज करना है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा जो है, जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है, यानी कि जस्ट आप एक समझ लीजिए जहां पर पेल्विक फ्लोर होता है, जहां से बच्चे को बाहर आना है, या एक तरह से आप समझ लीजिए बच्चेदानी के मुंह के पास नीचे की साइड में, यानी वहां पर अगर प्लेसेंटा चिपका हुआ है मदर से, वहां पर प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है बच्चेदानी से, तो फिर डॉक्टर कभी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं कहते हैं। क्योंकि ऐसे केस में अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सबसे पहले वो जो प्लेसेंटा वाला एरिया है वो बाहर आता है, वो फटता है, वो रप्चर होता है। तो ऐसे में क्या है, बेबी को ब्लड सप्लाई उस समय बहुत अच्छे से नहीं मिल पाती और बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो उस केस में डॉक्टर आपको नॉर्मल के लिए सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे, वो सिजेरियन के लिए ही देंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपका प्लेसेंटा और भी किसी भी पोजीशन पर है, ऊपर है, साइड में है, कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मली आपको नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाती है। सिर्फ एक केस बनता है प्लेसेंटा प्रीविया का, उसी में नहीं होता क्योंकि उसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो ये सारी जो चीजें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। उसमें आपको ज्ञात करना है ये सारी चीज, तो आप रिपोर्ट्स देखकर खुद ही जान लेंगी कि नॉर्मल हो रही है या सिजेरियन होगा, कैसा होगा आप खुद समझ सकती हैं। लेकिन हाँ, नॉर्मल के लिए पहले भी मैं एक्चुअली आपसे ये कहना चाहती थी कि नॉर्मल के लिए ऐसे बहुत सारी ट्रिप्स एंड टिक्स होती हैं जिसको कि आप फॉलो कर सकती हैं, तो आपकी डिलीवरी आसानी से नॉर्मल हो जाए। उसके बाद अगर ये देखिए कि बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया और नॉर्मली आप स्टार्ट कर दी 8वें महीने पे, ऐसा आपको नहीं करना है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपको एक्सरसाइज जरूर 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 से अपनी हैबिट में डालना है। नहीं कुछ कर सकती हैं, जस्ट वॉक करिए, बाहर नहीं जा सकती, बहू हैं, क्योंकि बहुत जगह पे हमारे यहाँ अभी भी इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं है। तो मैं मानती हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप अपने घर में ही वॉकिंग कर लीजिए, छत है वहां कर लीजिए या अपने रूम में ही कुछ कर लीजिए, लेकिन कम से कम वॉकिंग की आदत तो जरूर डालिए। वॉकिंग आपको करना ही करना है, वॉकिंग आप करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और भी ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज आती है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो वो सारी चीजें जो है मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगी। इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन चीजों में से सबसे ज्यादा आपको अपने स्ट्रेस पे काम करना है, क्योंकि बाकी चीजों का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। अगर फाइब्रॉइड है या फिर एरिया छोटा है आपका, यानी कि पेल्विक एरिया छोटा है, या बेबी की हार्ट बीट कमजोर हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब और भी जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपका बीपी बढ़ना घटना या फिर आपका स्ट्रेस लेना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप पॉजिटिव होइए, अच्छा सोचिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। आपने देखा होगा, देखिए दादी वगैरह सब बताती है ना कि पहले जब नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी तो डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, डांट दिया करती थी कि चुप रहो, चिल्लाओ मत। वो क्यों ऐसा किया करती थी? क्योंकि आप जितना ज्यादा चिल्लाते हो, जितना शोर मचाते हो, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी लॉस होती है और आपको स्ट्रेस उतना ज्यादा होता है। तो आप
बहुत जल्दी थक जाते हो एंड अगेन आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो बेबी को भी प्रॉब्लम होती है। वो स्ट्रेस डायरेक्टली बेबी तक जाता है और बेबी पॉटी कर देता है, उसकी हार्ट बीट कम होने लगती है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। इसीलिए बिल्कुल भी मत सोचिए। एक चीज आपसे कहना चाहूंगी जो कि मैं लेकर चली थी अपनी प्रेगनेंसी में और उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था, वही चीज मैं आपके से भी कह रही हूं कि आप इस चीज का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। एक्चुअली ये टेंशन लेने वाली है ही नहीं। हमारा मेन काम क्या है, इस जो प्रकृति की सुंदर सी रचना हमारे पेट में है उसको बस बाहर ले आना है, सृष्टि में ले आना है। ये मैटर नहीं करता कि वो कैसे आ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब 2 बार सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है तो ऐसे में भी डॉक्टर आपको नॉर्मल के लिए सलाह नहीं देते हैं। कई बार तो पहली डिलीवरी के बाद भी नहीं देते हैं, अगर केसेस बहुत सारे उसमें ऐसे हैं बनते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि बस कैसे भी आ जाए। अगर मान लीजिए आप मन बना के चल रही हैं बिल्कुल नॉर्मल और सडन डॉक्टर सिजेरियन बोल देते हैं तो आप 100% स्ट्रेस में आ जाएंगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको एडजस्ट करने में। इसीलिए अपने मन में ये अभी से फोकस करके चलिए कि मेरा ये बिल्कुल भी मन नहीं है, मैंने ये बिल्कुल सोचा ही नहीं है कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। जैसे भी होगा बस मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरे बेबी की हेल्थ अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक बच्चे को जन्म देने में माँ का एक दूसरा जन्म होता है, तो माँ की जान को भी कम खतरा नहीं होता, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो। इसीलिए आप इस खतरे को और ज्यादा मत बढ़ाइए बिना वजह का स्ट्रेस लेकर कि नहीं मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए इजीली, अगर वो कहती हैं सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी करवा लीजिए। अगर उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें फंस जाती हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन फंस जाता है, बेबी ने 3-4 बार या 3 बार काफी टाइटली नॉट फंसा ली है यहाँ पर, तो ऐसे केसेस में भी बेबी मतलब रिस्क नहीं लेते हैं डॉक्टर। कई बार बच्चा जो है आड़ा होता है, यानी पैर के बल होता है, सीधा नहीं होता। सीधा कब माना जाता है, जब बच्चा हेड की पोजीशन में नीचे होता है। तो जब वो सीधा नहीं होता तब भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं, स्पेशली जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो महिला का शरीर है वो काफी ज्यादा टाइट होता है, उतना लचीला नहीं होता है और ऐसे में बेबी बाहर आने में सबसे लास्ट में उसका हेड आता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम उसको हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर जो है रिस्क नहीं लेती है। दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो वो ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि वहां का एरिया एक बार उस थ्रू से यानी उस जर्नी से गुजर चुका है तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसीलिए प्लीज इन चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपसे बस यही कहूंगी, खुश रहिए, आराम से खाइए पीजिए, अपने बच्चे से बातें कीजिए, अभी से कम्युनिकेट कीजिए उससे, देखिएगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक मैजिकल मोमेंट उसके बारे में सोचिए कि वो दुनिया में आएगा तो कितना, मतलब उस बारे में थोड़ा सा इमेजिन करिए, कोशिश करिए उस बारे में सोचने की। वो नॉर्मल आए, सिजेरियन आए, बस उस समय आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, एक खुशी के आंसू होनी चाहिए। देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिजेरियन डिलीवरी इतनी भी जिसे बोलते हैं स्ट्रेसफुल नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बस सब कुछ अच्छे से जाना चाहिए। आई होप मैंने अपनी बातें आप तक अच्छे से पहुंचा दी होंगी। अगर सारी बातें आपके दिल तक अच्छे से पहुंच गई हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें लेकर आने वाली हूँ, तो सबकी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए, मेरे से आप जुड़े रहें। इसीलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सब्सक्राइब नहीं करते, हमें लगता है हमको तो इनका नाम पता है या फिर हमें इनके चैनल का नाम पता है, हम जब चाहेंगे खोज लेंगे, और उस समय हमें कोई टॉपिक खोजना होता है, ढूंढना होता है, तो हम अचानक से मिस कर जाते हैं। इसीलिए अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगी तो कभी भी मेरा और आपका साथ अलग नहीं होगा। आप चाहती है ना मेरे साथ जुड़े रहना? जी हाँ, मैं भी चाहती हूँ आप सभी लोगों के साथ जुड़े रहना, और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो 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 वेरी मच। आप लोगों ने 4000, यानी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं एक अकेले सिंगल चली थी इस सफर में, और अभी मेरे साथ यहाँ पर 4000 लोग जुड़ चुके हैं, 4000 लोगों की हमारी फैमिली हो चुकी है। मैं सोचती हूँ मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड पूरा क्रेडिट ये आप लोगों को जाता है। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, मतलब हमेशा मैं आप लोगों के लिए शुक्रगुजार रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।